हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट बिहाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट यूजर इंटरफेसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो क्या है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस another subtopic inside your operating system, and that is very important aspect of operating system, that is key functions of operating system, means what are the different functionalities जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि फंक्शनैलिटीज देयर आर फोर basic functionalities or four broad functionalities which are provided by operating system. You can see the number one is process management. So we will see one by one. Similarly, memory management, जो आपकी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, उसको कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन। देन कम्स योर फाइल मैनेजमेंट, जो भी डिफरेंट फाइल्स आप अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, स्टोर करते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे करता है। देन कम्स योर फाइनली डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में एम्बेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, ओके, विच आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो उन डिवाइसेस के मैनेजमेंट कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट वी आर गोइंग टू सी these four things. Okay, so let's start. First we will talk about process management. Okay, process management. So when we talk about process management, देखो इसमें दो टर्म आता है। ठीक है, वन इज व्हाट, प्रोसेस, एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस क्या होता है। देखो, अभी प्रोसेस को अगर हम अपने जो है ह्यूमन क्रिटिकल फॉर्म्स में और नेचुरल लैंग्वेज के टर्म्स में अगर प्रोसेस को समझे, तो कहते हैं ना आपको, भाई आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप जो है सक्सेस पाओगे। ठीक है, उसी एनालॉजी में हम लोग इसको समझते हैं कि देखो क्या होता है कि अब आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूशन होता है किसका, टास्क का। ठीक है, अब ये टास्क जो एग्जीक्यूट होते हैं वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि मान लो 3+2 भी आपको एग्जीक्यूट करना है, 3 into 2 भी एग्जीक्यूट करना है, एट द सेम टाइम आपको प्रिंटर भी एग्जीक्यूट करना है, आपको एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। ठीक है, ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं, इंटरनेट भी एक्सेस करना है आपको, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपका जो डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टास्क से एक अनदर कंसेप्ट, और आई शुड से अनदर वर्ड दैट कैन बी डिराइव्ड इज नोन एज प्रोग्राम। ठीक है, टास्क से जो नया वर्ड डिराइव होता है, व्हाट इज इट नोन एज प्रोग्राम। अभी कोई पूछे आपको कि भाई व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो आप बता सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, फाइन, टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना, टू बी एग्जीक्यूटेड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो एग्जीक्यूशन हो चुका है या हो रहा है, आई एम सेइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। व्हाट इज अ प्रोग्राम, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, है ना। और प्रोग्राम को और दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो कि भाई अ प्रोग्राम कैरी आउट डिफरेंट टास्क्स, है ना, वी कैन से दैट अ प्रोग्राम कैरी आउट डिफरेंट टास्क्स, फाइन। तो टास्क से क्या डिराइव होता है, प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम से एक नया टर्म डिराइव होता है इस प्रोग्राम से, दैट इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, सो व्हेन समबडी आस्क्स यू व्हाट इज अ प्रोसेस, यू कैन से अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपने पहले क्या किया, आपके पास डिफरेंट टास्क थे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टास्क है, आपको बताया गया है कि 3 डिफरेंट टास्क यू हैव टू एग्जीक्यूट। एडिशन, तो ये कौन सा टास्क हुआ, एडिशन इज अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट अस सपोज आपको डाउनलोड करना है वेब ब्राउजर से, तो डाउनलोडिंग इज वन ऑफ द टास्क। ठीक है, इसके बाद थर्ड टास्क क्या हो सकता है कि आपको जो है फोटो एडिशन करना है, फोटो एडिटिंग। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग इज अनदर टास्क। आपको 3 टास्क बता दिए गए हैं, तो ये टास्क तीनों जो आप करते हैं, इसके लिए क्या होगा कि सिंगल सिंगल प्रोग्राम आप बनाओगे। ठीक है,
तो एडिशन का एक प्रोग्राम बनाओगे, डाउनलोडिंग के लिए एक प्रोग्राम आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग के लिए आपका वेब ब्राउजर जो है वहां भी डाउनलोड होता है, फिर एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज नोन एज आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ये डाउनलोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आप फोटो एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए आप लेट अस सपोज फोटोशॉप एक ऐप है जो यूज करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो आपके पास क्या है कि आपने इसका भी एक प्रोग्राम बना लिया, उसके बाद डाउनलोडिंग के लिए भी एक प्रोग्राम रन कर लिया, और फोटो एडिटिंग के लिए भी एक फोटोशॉप आपने जो है, आप समझ गए कि भाई दीज आर द थ्री डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब क्या होगा जब आपका एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होता है ना, दैट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। आईडीएम क्या होता है, एग्जीक्यूशन में आता है, ठीक है, जब डाउनलोडिंग स्टार्ट होता है। फोटोशॉप में जब काम स्टार्ट होता है, तो फोटोशॉप जब ओपन होता है तो वो क्या होता है, इन एग्जीक्यूशन आ जाता है। मतलब फोटोशॉप जो है या आइडियम है या प्रोग्राम है एडिशन का, ये तीनों जो है ना एग्जीक्यूशन स्टेज में है। तो जब जब ये एग्जीक्यूशन स्टेज में होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो व्हाट इज अ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इन sorry, what is a process, a process is program in execution. And what is a program, a program is consists of a set of instructions and data to carry out different tasks, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ प्रोसेस। ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस के बेसिस पे ही आप आगे जाके अपने कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, और फिर मेमोरी हैंडलिंग जो आपको सिखाया जाएगा वो आपको जो है इजी हो जाएगा जब आप प्रोसेस को समझो, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है। सो एक्चुअली इट मॉनिटर्स द सिस्टम प्रोग्राम, ओके। सो सिस्टम प्रोग्राम, it is a system monitor program, okay। So what this process management does, कि जो आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना उनकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। तो what it actually provides you, so it provides actually the info or information, operating system provides the information about whatever the processes are getting executed, ओके, अंडर एग्जीक्यूशन और बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होगा, ठीक है, या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा, जो प्रोसेस रन होता रहता है, सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स यू दिस टास्क ऑफ प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आप अगर अपने सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करते हो, ठीक है, टास्क मैनेजर, तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो कंट्रोल एक कीबोर्ड में की होता है, वैसे ही ऑल्ट एक कीबोर्ड होता है, की होता है, और डिलीट, ये तीनों को एक साथ जब प्रेस करोगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो और एक है, आप इसको टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा। अब टास्क मैनेजर ओपन करने से एक्चुअली क्या आपको पता चलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, कि आपकी जो मिनिमम टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है, वहां पे जितने भी आपको ओपन होते हैं ना टास्क, वो सारे के डेटा आपको अवेलेबल होते हैं, मिनिमम टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ईच एंड एवरी प्रोसेस जो है वो क्या क्या यूटिलाइज कर रहा है, सीपीयू का कितना परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल जाता है, आपको टास्क से। तो ये क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब इट इज अ रिसोर्स, ठीक है। तो ये टास्क मैनेजर में आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। ये कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप देखो, ये टास्क मैनेजर मेरा ओपन हुआ, ठीक है। आप देखो, दिस इज माय टास्क मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर जब मैंने ओपन किया कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करके, तो यहाँ पे क्या है, आपका अभी क्या दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है, करेक्ट। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, किस में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो अभी क्या है कि केवल ये दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है। अब अगर मुझे इसके बारे में और अच्छे से समझना है
ठीक है, तो मैं मोर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ देख रहे हो, यहाँ मोर डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हो, आप देखो यहाँ पे जो भी आपके प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, सबसे पहले एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, 15% ऑफ सीपीयू। कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, मैक्सिमम मेमोरी 84% ऑफ मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, डिस्क कितना यूटिलाइज कर रहा है, डिस्क मतलब योर सेकेंडरी डिस्क 2%। क्यों डिस्क यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका पावर पॉइंट फाइल है ये कहीं सेव है। ठीक है, तो वहां से मैंने ओपन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए डिस्क यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, तो करंटली जो है नेटवर्क यूटिलाइजेशन 4% हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप देखो इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, मैं आपको प्रोसेसेस की बात कर रहा हूँ ना, तो देखो एडोब एक्रोबैट अपडेट सर्विस। ठीक है, वो कितना कितना यूटिलाइज कर रहा है, 0% यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, और एंटी मालवेयर फाइल है, ऐप हेल्पर है, एप्लीकेशन फ्रेम होस्ट है, ब्रिज कम्युनिकेशन है, कैलकुलेटर को यूटिलाइज कर रहा है, बिकॉज मेरा कैलकुलेटर जो है मैंने ओपन किया था। ठीक है, कॉम रिकॉर्डर, सीटीएफ लोडर है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअली क्या है, जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं, देखो इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो है, देखो ये आपको, और इसके बाद ये विंडोज के प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, है ना, मतलब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका विंडोज जो ओपन हुआ है उसमें जो जो फाइल्स इंपॉर्टेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रहा है आपको। ठीक है, तो टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना दिखा रहा है, 21%। एंड थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन ऊपर नीचे हो रहा है ना, डिस्क यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर, सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि भाई आपके जो प्रोसेस मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट में वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कितने, मतलब कौन से तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है भाई मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आना चाहिए, उसको मैनेज करना है। देन जो मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें रिसोर्स एलोकेशन जो एक्टिविटी होती है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, ये तीन एक्टिविटीज ये करते हैं, है ना। एंड थर्ड क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, among whom, among the processes। ऐसा हो सकता है ना, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस का डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा कि भाई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा कि भाई मुझे तुम्हारा जो आउटपुट है वो मुझे अपने इनपुट के लिए चाहिए, तो तुम्हारा आउटपुट जब मुझे मिले तो उसके बाद आई विल स्टार्ट माय एग्जीक्यूशन। These three are important aspect of your process management, and process management में यही तीन चीजें होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, रिसोर्स एलोकेट होते हैं, इंफॉर्मेशन गेट्स एक्सचेंज्ड, है ना। इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस मैनेजमेंट, देन कम्स व्हाट, योर memory management। Again, memory management is a very crucial aspect or operation or function of your ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, तो मैं आपको एक पहला पॉइंट बताता हूँ, योर मेमोरी इज लिमिटेड। अभी देखो जब ये मैं मेमोरी की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना, तो प्राइमरी मेमोरी लिख देता हूँ मैं, सो इट विल बी एक्चुअली यूजफुल, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होता है ना। आप जब खरीदते हैं तो 4 GB 8 GB, प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम। आप, तो अब देखो क्या होता है कि भाई जब आपकी मेमोरी मैनेजमेंट की बात होती है ना, तो व्हाट इज द मेन गोल, व्हाट इज द मेन गोल, एक गोल होना चाहिए ना मेमोरी मैनेजमेंट का, तो ये क्या करता है, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। ठीक है, जो आपका मेमोरी लोकेशन है उनको एलोकेट करेगा, जो भी आपके प्रोसेसेस आ रहे हैं उनके लिए, और उनको फ्री करेगा जब वो प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एलोकेट एंड फ्री मेमोरी फॉर रनिंग प्रोसेसेस होगा। ठीक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं ये डायनामिकली होनी चाहिए। डायनामिकली मतलब रन टाइम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्ट करने से पहले मैंने बोल दिया कि देखो भाई मुझे इतना मेमोरी चाहिए,
तो आप एलोकेट कर दो। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता है ना भाई, कभी भी आप अपने प्रोग्राम्स ओपन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ऐसे थोड़ी बोलते हो कंप्यूटर को पहले कि मैं ओपन करने वाला हूँ, तो इजीलिए ओपन करने से पहले मुझे एलोकेट कर दो, इतनी की जरूरत होगी। तो जैसे ही जैसे आपको जो है मेमोरी होते जाएगी, आपको अवेलेबल एलोकेट होते जाएगी, और जैसे ही वो मेमोरी आपका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है, सीपीयू प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है, मेमोरी को फ्री कर दिया जाएगा। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि मेमोरी को फ्री करने का क्या तरीका है, कि आपका उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम लोग जो है ना वहां पे फ्री कर देते हैं। हम लोग बाइट बिट लेवल पे जाके उसको नहीं ये करते हैं या ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक ये तो एक गोल हो गया। अभी अगर हम लोग अच्छे से समझें कि व्हाट इज द गोल एक्चुअली, तो देखो हमारा ना गोल क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। फाइन, दिस इज व्हाट आवर गोल इज, सेकंड गोल। ठीक है, तो अभी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। ठीक है, तो अभी क्या है, हर प्रोसेस को एक बार जो है मेमोरी एलोकेट होगा, जैसे ही उसका काम हो गया फ्री हो जाएगा, दूसरे को एलोकेट होगा, उसका काम हो गया फ्री हो जाएगा, तीसरे को एलोकेट होगा। सो ये जो वर्क टोटल हो रहा है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्यों, मेमोरी लिमिटेड है। तो मेमोरी लिमिटेड है मतलब प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ तो मेमोरी में जाके नहीं हो सकते। तो भाई हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक बफर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बफर क्या होता है कि मान लो कि आपके आप अगर टेम्पल जाते हो, ठीक है, तो टेम्पल जाते हो तो एक साथ मंदिर में दर्शन करना इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या होता है कि आप लाइन लगाते हो, करेक्ट। तो लाइन लगाते हो तो वैसे ही आपकी मेमोरी में एक साथ बहुत सारे, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोसेसर्स आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई 4 GB का अगर आपका रैम है तो आप 16 GB का प्रोसेस ले आओ, नहीं। तो 4 GB अगर यूटिलाइज हो रहा है तो बाकी जो लेट अस सपोज अगर आपको 8 GB का यूटिलाइजेशन चाहिए, है ना, प्रोसेसर्स 8 GB का मेमोरी यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या है 4 GB आपका जो है यूटिलाइज हो रहा है ना। तो इसके केस में क्या होगा कि जो 4 GB लेफ्ट है, ये क्या होगा ना, ये सारे प्रोसेसेस क्यू में आएंगे। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4, प्रोसेस P5, प्रोसेस P6। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही मान लो एक एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, मेमोरी जो है फिर प्रोसेस P1 जो गया वो मेमोरी में जाएगा। ठीक है, फिर एलोकेट होगा, फिर जैसे ही ये फ्री होगा P2 मेमोरी में जाएगा, फिर P3 जाएगा, ऐसे करके एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। फाइन। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एक स्पेस बनाते हैं और वहां पे हम लोग जैसे मंदिरों में लाइन लगवाते हैं ना दर्शन के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी जो क्या होता है कि आप वो सीपीयू में प्रोसेसिंग करने के लिए जा रहे हो, मतलब सीपीयू आपका क्या है, भगवान है, वहां दर्शन करने जा रहे हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, लाइन लगाना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से समझो क्यों जरूरी है, बिकॉज सबको एक साथ दर्शन नहीं मिलते वहां पे, सीपीयू को भी भगवान भी थोड़ा देर के लिए रुकते हैं ना मंदिर में, बोलते हैं कि भाई मुझे भी थोड़ा आराम दो। वैसे ही थोड़ा सा कम कम स्पेस भी होता है, वैसे ही वहां पे कम स्पेस होता है सीपीयू को एग्जीक्यूशन करने के लिए मेमोरी में कम स्पेस होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक अलग से बफर बनाते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट में होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फाइल मैनेजमेंट, है ना। तो हमने क्या कर लिया, प्रोसेस का मैनेजमेंट कर लिया, प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी का मैनेजमेंट कर लिया। अब मैं फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, देख लो, क्रिएशन ऑफ अ फाइल, अपडेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो ना, न्यू फोल्डर बना रहे हो, न्यू फाइल बना रहे हो, उसमें अपडेट कर रहे हो, एवरीथिंग, उसके जो कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, डिलीशन ऑफ अ फाइल एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल। नाउ ये जितना भी मैंने बताया, ये कहाँ पे बताया, ये कहाँ पे होगा, ये फाइल मैनेजमेंट सेकेंडरी मेमोरी में होगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड, ठीक है। ये फाइल मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फाइल्स जो स्टोर्ड है, ये आप क्रिएट करके स्टोर करने वाले हो, कहाँ पे स्टोर करोगे इसको, इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करोगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी की फाइल्स जो भी क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, प्रोटेक्शन होता है, वो फाइल मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है, ये फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है आपको। तो जब हम प्रोटेक्शन ऑफ अ फाइल बोलते हैं, मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई मैंने पहले भी बताया है, प्रोटेक्शन मतलब अब नाउ मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द फाइल, है ना। So when multiple users access the file,
तो अभी क्या होता है, द फाइल, और समटाइम्स कंप्यूटर भी एक्सेस करते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कंप्यूटर। तो दोनों फाइल के केस में और कंप्यूटर के केस में जो मल्टी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल मैंने बनाया और आप आ जाओ और अगर आप आके उस फाइल को डिलीट कर दो, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म जो होती है ना फाइल के लिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका प्रोटेक्शन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन आई से कि फाइल मैनेजमेंट एज अ होल, so file management actually is secondary memory management, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है। व्हाट इज दिस सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट? फाइन। सो ये सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट। और जो मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बताया वो किस में होता है, मेन मेमोरी में। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now comes your next point, that is device management, and this is also very critical, you know। अब डिवाइस मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है, देखो। अब हमारे पास जो है, अगर आप हार्डवेयर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले, तो हमने क्या समझा है कि हमारे पास हार्डवेयर या आईओ डिवाइसेस जो होते हैं, IO devices मतलब input output devices, huge amount of IO devices and hardware are there if there are a lot of computers, or in a single computer also आप देखो बहुत सारे input output devices होते हैं। दो input के लिए दो devices तो आपके पास एकदम constantly होते हैं। कौन से होते हैं, माउस और कीबोर्ड, है ना। उसके बाद आउटपुट के लिए प्रिंटर होता है, इनपुट के लिए स्कैनर होता है, हार्डवेयर में रैम रोम, है ना, जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, ये सारे डिवाइसेस, टू मेनी हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर देयर इन करंट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स, करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, और देखो मैंने पहले भी बता दिया है कि ये सारे हार्डवेयर क्या है, हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ है ना। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत डिफर करती है एक दूसरे से, वो इंडिपेंडेंट है ना। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, द हार्डवेयर डिवाइसेस आर इंडिपेंडेंट एंड हेट्रोजीनियस। Fine. So OS, what OS does, you know? OS interacts with OS interacts with device drivers. क्यों interact करते हैं device drivers से? Because they want to handle devices. Whatever hardware devices are there, they want to handle these devices. ठीक है? तो अब handling of devices के लिए क्या important हो जाती है कि भाई OS कैसे handle करता है ना? So OS configures, है ना, कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है, इसकी डिवाइसेस की, है ना। एंड देन दीज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द यूजर और अदर डिवाइसेस, फाइन। एंड OS also what it provides, security to these devices, है ना। सो क्या क्या चीजें अभी आ गई कि OS interacts with these devices to handle these devices. Second, it configures these devices, and third, it provides the security to the devices, ठीक है। तो जब interacts to handle devices बोलते हैं, इसमें देखो क्या होता है। अब जैसे आपने अभी जो है, लेट अस सपोज वाईफाई का कोई मॉड्यूल यूज किया आपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी 2021 चल रहा है, हो सकता है 2023 में आपका वाईफाई का नया जो है वर्जन आ जाए, ठीक है। अब नया वर्जन अगर आ जाएगा तो क्या बोलोगे आप कि वाईफाई को मैं पूरा हटा दूंगा और नया वाईफाई का मॉड्यूल लगाऊंगा हार्डवेयर, और तब उसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर लगाऊंगा, गलत है। तो ओएस क्या करता है ना, आपकी जो डिवाइस ड्राइवर, जो वाईफाई का ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर, वो वाईफाई के डिवाइस ड्राइवर को अपडेट कर देता है उससे, ठीक है, वो अपडेशंस होती है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आते हैं। ओएस इंटरैक्ट करता है, कॉन्फ़िगर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को, एंड ऑल दीज ऑपरेशंस कंबाइनली बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट में ये भी आता है, कई बार क्या होता है, आपको लेट अस सपोज आप कोई गाना सुनना चाह रहे हो, है ना, तो ऑडियो ड्राइवर उसका यूज करोगे। अगर आप कुछ गेम खेलना चाह रहे हो तो वीडियो ड्राइवर का यूज होगा, देखना चाहते हो तो। अब मान लो तुम्हारा गाना ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हो सकता है कि मेरे
ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, किसके डिवाइस ड्राइवर में, ऑडियो के डिवाइस ड्राइवर में, ठीक है। तो ओएस क्या करता है, आपको बताता है, कई बार आप जो है विंडोज में अगर आप देखो आपके पास ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन होता है, तो ट्रबल शूटिंग में क्या करता है, ओएस आपको ये इन्फॉर्म करता है, चेक करता है आपके डिवाइस ड्राइवर को पहले कि भाई ये ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर्ली वर्किंग है, अगर नहीं है तो आपको इन्फॉर्म करता है कि डिवाइस ड्राइवर इज नॉट प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, आप डिवाइस ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल करो, ठीक है, रीइंस्टॉल करो या चेक करो ऑन योर एंड कि भाई प्रॉब्लम है क्या, क्या डिवाइस ड्राइवर का प्रॉब्लम है या तो या आपका जो है हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है, ऑडियो का डिवाइस है वही खराब हो गया हो सकता है ना आपका जो है कंप्यूटर का स्पीकर ही खराब हो गया हो, ठीक है, तो फिर डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा अगर स्पीकर ही वर्क नहीं कर रहा है, या हो सकता है स्पीकर वर्क कर रहा है और आपका डिवाइस ड्राइवर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या समझा है कि जो आपके फंक्शनैलिटीज है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, पहले जो आपका प्रोसेसर्स है, प्रोग्राम्स अंडर एग्जीक्यूशन है उनको मैनेज करता है, फिर उसके बाद जो प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, उसके बाद फिर क्या होती है मेमोरी मैनेजमेंट में, अब बहुत सारी प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है। अब क्या होता है कि जब आप एग्जीक्यूशन कर चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी का काम खत्म हो गया है, तो आप जिस फाइल का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या कोई रिजल्ट आपका आया है उस रिजल्ट को आप स्टोर करना चाहोगे, कहाँ पे स्टोर करना चाहोगे, सेकेंडरी स्टोरेज में, तो सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर जब फाइल मैनेजमेंट हो गया एवरीथिंग, तो ओएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज योर डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, इसको दिमाग में रखो कि अगर सॉफ्टवेयर के हायरार्की को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने आपको बताया था, वो डायग्राम कौन सा था, ये वाला डायग्राम था, ठीक है। इसमें क्या था कि आपका यूजर कैसे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है विद द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसमें सब कुछ आता है, ये डायग्राम आपको जो है ना बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता है कि कहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल आता है, कहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रोल आता है, जहाँ कहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल की जरूरत पड़ती है, एंड ड्राइवर्स, ओएस, सिस्टम यूटिलिटीज, है ना। तो कैसे यूजर एक हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज हैंडी, ओके। So now we are going to see look upon some of the questions that are pending from the topics that we have already seen, ठीक है। और इस बीच में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो जो भी मैंने पढ़ा दिया है इसमें शॉर्ट नोट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आते हैं कि भाई फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसमें आपको जो है चारों जो फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शंस है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली देखो हमने डेटा पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ डेटा, है ना, लेकिन हमने उसके बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज रिटन की मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू डील विद व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, है ना। तो भाई ब्राउजिंग द इंटरनेट के समय में कौन कौन से डेटा हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, फाइन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के डेटा आपको जो है, और ये मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, व्हाट आर दिस डेटा, यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर क्लास वीडियो एंड यू जस्ट लर्न अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज दैट कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें आप रिकॉर्ड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स, है ना, प्रॉपर्ली लेबल्ड रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में तो मेंटेन नहीं करते हो लेकिन इंटरनल मार्किंग्स रखते हो, है ना, टैग्स रखते हो जिसके थ्रू पता चलता है अच्छा ये डेटा क्या है। एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें सारे टाइप के डेटा जो है विदाउट एनी रिकॉर्ड बस एक दूसरे के साथ रखते हैं, जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर में अगर आप ये मतलब रियलाइज करो कि कहीं पे फिगर्स होते हैं, कहीं पे टेक्स्ट लिखे होते हैं, है ना, कहीं पे जो है आपको मतलब एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं, लाइंस बने होते हैं, ठीक है, इमेजेस, है ना, टेक्स्ट सारे एक साथ होते हैं, तो इट इज एक्चुअली एन अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा, understanding. Similarly, cricket match score, you see cricket match score is also unstructured,
ठीक है। अब कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई ये अनस्ट्रक्चर्ड कैसे हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो क्रिकेट मैच में तो बड़े अच्छे से प्लेयर बाय प्लेयर दिया होता है, लेकिन देखो अनस्ट्रक्चर्ड का जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करो। जो क्रिकेट के स्टैट्स आते हैं, क्रिकेट के स्टैट्स में क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे जो है वो प्लेयर का इमेज दिया होता है, उसके नीचे उसके सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि रिकॉर्ड फॉर्म में होता है, कई बार क्या होता है कि आपको जो है रिकॉर्ड फॉर्म में भी आपको दिखाया जाता है कि ये इस डेट को इस समय ये हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे क्रिकेट मैच स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो स्कोर जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक है। बिकॉज उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा रोज एंड कॉलम्स उस एक टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड के फॉर्म में जो हम स्टोर करते हैं उस तरीके से नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, HTML, इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। HTML इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। व्हाई दिस इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज क्या होता है HTML पेजेस अगर हम देखें तो HTML पेजेस में क्या होता है कि अब जैसे अगर आप गूगल को ही देख लो, ठीक है। अगर हम गूगल को देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। गूगल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको सर्च करना है, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है सिमिलर सिमिलर फॉर्म में आपको जो है डिफरेंट टैब्स दिए होते हैं, है ना, जैसे कि आपके बाकी फॉर्म्स में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो इसीलिए ये जो है सेमी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें टैग्स होते हैं, टैग्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये करना है, यहाँ सर्च करना है, यहाँ क्लिक करना है ना। अब पेशेंट रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल की जब बात करते हैं तो ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। व्हाट इज द सीरियल नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द आधार आईडी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट किस दिन आया था, किस दिन डॉक्टर से मिला, किस डॉक्टर से मिला, व्हाट इज द डिजीज, है ना। सो वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पेशेंट रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल में मेंटेन होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू सी, थर्ड क्वेश्चन में इट इज आस्किंग नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल। डेफिनेटली व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज, तो मैंने आपको सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था ना। तो आप यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एनी टू प्राइमरी सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने जब आपको प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में बताया था तो मैंने बताया था ना कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, सो वट एवर यू राइट इन हाई लेवल लैंग्वेज it will be converted or translated by the translator into object code, okay, और machine code I should say, है ना। तो machine code में जब वो convert होता है तो कंप्यूटर उस machine code को रीड करता है एंड देन तो आपको ये पूरा एग्जीक्यूट करता है। ये पूरा प्रोसेस आपको ना समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको पहले कन्वर्ट करोगे या ट्रांसलेट करोगे, कन्वर्ट करोगे मशीन लैंग्वेज विद द यूज ऑफ ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर किस किस टाइप के होते हैं, जिस जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मशीन कोड लेस देन दैट ऑफ सोर्स कोड, ठीक है। तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है ना कि मशीन कोड को क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो जीरोस और वंस को समझता है, करेक्ट। और सिंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड जीरोस एंड वंस एंड machine code actually is when you convert your source code written in high level language into your machine code, so machine code actually converts whatever written in your high level language to the form that is readable by the machines, है ना। तो readable form कौन सा है machines का, zeros और ones के केस में जो आप मशीन जो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो ट्रांसलेटर का यूज करके। तो बिकॉज मशीन कोड जो है वो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में है तो मशीन को समझने में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन इज मेड टू रीड सच काइंड ऑफ मशीन कोड्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, बाइनरी के फॉर्म में, है ना। सो दैट इज व्हाई द एग्जीक्यूशन टाइम इज लेस। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। देखो ये क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे से मैंने बताया है। मैंने आपको इवन फ्री एंड ओपन सोर्स भी समझा दिया है, ठीक है। तो फ्रीवेयर क्या होता है कि डेवलपर ने डेवलप किया, वो फ्रीली आपको दे दिया कि नाउ यू कैन इंस्टॉल एंड रन इट, बट आपको कोड नहीं दिया गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज, द कोड ऑफ दैट software is not given to you, only the version of the software to be installed and run is given to you.
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपको परचेज करना पड़ता है पूरा लाइसेंस, एंड उसके बाद ही आप उसको जो है ना उसमें जो है आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार फ्रीवेयर में बच्चे क्या लिख देते हैं, भाई इट इज फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल तो आपको फ्री एंड ओपन सोर्स भी होता है। फिर आप फ्री और ओपन सोर्स और फ्रीवेयर के बीच में क्या डिफरेंस बताओगे? तो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि फ्रीवेयर के केस में क्या होता है कि डेवलपर नेवर गिव्स द कोड, ऑल्दो द सॉफ्टवेयर इज फ्री टू बी यूज्ड। बट फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या होता है कि डेवलपर गिव्स द कोड एज वेल, ओके, अलोंग एज वेल विथ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेम टू सॉफ्टवेयर फॉर ईच टाइप, है ना। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप एमएस ऑफिस परचेज करते हो, है ना, तो एमएस ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस आ जाएगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में एमएस विंडोज आ जाएगा। विंडोज भी अगर आप परचेज करोगे तभी यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज, है ना। सिमिलरली अगर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो, अच्छा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ना कई बार मेजर ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आते हैं, आपको परचेज करना पड़ता है लाइसेंस, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्काइप होता है, एडोब रीडर होता है, दीज आर द सॉफ्टवेयर व्हिच कम्स अंडर, ओके। Now, our seventh question says that identify the category of the following software. Okay, so category of software मतलब system software है या application software है या programming software, ठीक है, programming tool. So if we talk about our compiler, what is this compiler? Compiler is programming tool, है ना। ये प्रोग्रामिंग टूल होता है, करेक्ट। मैंने इसको अपने पिछली क्लास में बताया है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट। असेंबलर क्या होता है? प्रोग्रामिंग टूल होता है। Fine. Now, what is this Ubuntu? Ubuntu is system software. Why? Because Ubuntu is, what is this? It is operating system. The operating system is part of system software. है ना? And what is this text editor? Text editor is application software. Okay. So what is text editor? Text editor में क्या क्या आता है? Text editor में notepad आता है. Okay. Then text editor में wordpad आता है. Then what other application comes? MS Word आता है, ठीक है। सिमिलरली ओपन ऑफिस आता है, ओपन ऑफिस में जो है आपका लिब्रा राइटर आता है, ठीक है। तो ये जितने हैं ये सब जो है आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जिसमें आप एडिटिंग करते हो, है ना, क्रिएट करते हो, उसमें फाइल कंटेंट्स लिखते हो, सेव करते हो, उसको फिर ओपन कर सकते हो, है ना, अपडेट कर सकते हो। तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। Now, with this particular slide and these questions discussed, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए सब कुछ। अभी मैं आपका चैप्टर 1 क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है, तो मैं सारे टॉपिक्स को आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। और हमने क्या क्या सीख लिया, तो इनको आप अगर फिर से देख लो तो देखो, हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझ लिया, हमने कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी समझ लिया, हमने कंप्यूटर मेमोरी एंड उसके जो टाइप्स होते हैं वो समझ लिया, मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है बस के थ्रू वो भी समझ लिया, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। देन वी हैव गॉन थ्रू द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जहां हमने कैटेगरीज ऑफ डेटा भी देख लिया, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, और ये भी समझ लिया कि डेटा इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज का रिलेशन क्या है, ठीक है। सिमिलरली हमने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझ लिया, व्हाट आर इट्स कैटेगरीज, उन कैटेगरीज के सब कैटेगरीज भी समझ लिए, है ना। एंड देन हमने जो समझ लिया फाइनली, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चैप्टर 1 आपका फिनिश हो चुका है, और इसके साथ ये एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप समझ चुके हो, ठीक है, कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में और क्या, कैसे ऑन होता है कंप्यूटर सिस्टम, कैसे ऑपरेटिंग करता है, उसमें क्या फाइल्स होते हैं, क्या डिवाइस होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवरीथिंग हमने इसमें फिनिश कर दिया, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी, कनेक्शन कैसे होता है फिजिकल, ये सारा हमने फिनिश कर लिया। अब हम लोग इसके बाद और इंटरनल डिटेल्स में जाने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में आपकी अब अगली क्लास से शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको कराऊंगा, जहां पे मैं आपको ये जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने थियरी, उनके मैं आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपको प्रैक्टिकल्स करा के बताऊंगा कि कैसे यू कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर कंप्यूटर सिस्टम ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। So till then, thank you very much for listening to me.
practice and ask me the doubts if you have any. Have a nice day.